बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड लास्ट क्लास में हमने मेटलर्जी के स्टेप 4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप 5। तो आज हम कहां से कंटिन्यू करेंगे बेटा? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जो कि एक मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए स्टेप्स थी हमारे पास। नंबर 1 पल्वराइजेशन, नंबर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे बेरिफिकेशन ऑफ ओर भी कहते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। स्टेप 3 हमने पढ़ा था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, जहां पे कल कैल्सिनेशन रोस्टिंग पढ़े थे। कैल्सिनेशन इज फॉर हाइड्रेटेड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, हाइड्रोक्साइड ओर्स, और रोस्टिंग था हमारे लिए सल्फाइड ओर्स के लिए। दोनों में मेजर डिफरेंस यही थे। सेकेंड मेजर डिफरेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हीट किया जाता है रोस्टिंग में, एंड इन द एब्सेंस ऑफ O2 हीट किया जाता है कैल्सिनेशन में। फिर हमने डिस्कस किया था स्टेप 4। स्टेप 4 था हमारे पास रिडक्शन स्टेप्स, और उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम कौन सी इक्वेशन पे बेस्ड है? जो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी हुई है, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G को y एक्सिस माना, टेम्परेचर को x एक्सिस माना। यहां पर हमारा स्लोप जो है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगी तो स्लोप नेगेटिव, क्योंकि हमारा स्लोप क्या था? माइनस डेल्टा S। और अगर एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो माइनस माइनस प्लस, स्लोप पॉजिटिव। क्या? तो कल हमने 4 स्टेप डिस्कस कर लिए थे। मेटल हमारे पास आ चुका है। मेटल को रिफाइन जो करते हैं, प्योरीफाई जो करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो स्टेप 5 होता है उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्लियर? बट आज हम कुछ इंडिविजुअल मेटल्स की मेटलर्जी को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे कि भाई मेटल्स को ये स्टेप फॉलो की जाती हैं, इतने सारे मेथड्स होते हैं, तो बस वो सारे मेथड्स हम इन्हीं के लिए पढ़ेंगे। किन किन के लिए बेटा? फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया। आयरन की स्टेप्स में क्या होता है? कॉपर की मेटलर्जी कैसे होती है, मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है मेटल को। जिंक के केस में क्या किया जाता है, और एल्यूमिनियम के केस में क्या किया जाता है, ये आज कवर करके, मतलब भाई हमको सिर्फ सिंपल स्टेप्स देखनी है। कंसेप्ट क्लियर है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया कैसे जाता है। अब अगर हमें बोला जाएगा यार इस मेटल के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रेफर होता है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग स्ट्राइक करना चाहिए, क्या था भाई? ओर को प्योर करने का एक मेथड था। अगर बोला जा रहा है कि यहाँ पे कैल्सिनेशन होता है, तो स्ट्राइक करना चाहिए। कैल्सिनेशन क्या कर रहे हैं? उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। जो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हमारे पास पहला मेटल है आयरन। आयरन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ पे पाया जाता है। और आयरन के यूजेस भी बहुत सारे हैं। अब इस आयरन को जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, वो ऑब्टेन करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो की जाती हैं इनिशियल से एंड तक, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको फील करके पढ़ना है बेटा। आपको पता है स्टील जो होता है, स्टील भी एक अलॉय है, उसमें आयरन होता है, लेकिन उसमें और भी नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो आयरन से हम काफी सारी चीजें फॉर्म भी करते हैं। आयरन खुद भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो उस आयरन को एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट किया कैसे जाता है? क्लियर? तो बिल्कुल आयरन भी किसी ना किसी ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। बिल्कुल, हमारे पास 2 ओर्स थी, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, Fe2O3, Fe3O4। इनमें आयरन होता है। आयरन होता है, ऑक्साइड फॉर्म में होता है। तो कुछ चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर हो गई। कौन कौन सी? कि इसमें कौन से स्टेप्स फॉलो हुए होंगे। फिर भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि इन रियल होता क्या है। बहुत बड़ा होता है ये रिवर्बरेटरी फर्नेस, इसको ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते हैं। ठीक है, आपने कोयले देखे हैं, कार्बन, कोयला। बिल्कुल, कार्बन जो होता है, कोयला जो होता है, उस कोयले को जब जलाया जाता है, तो जब उस कोयले को जलाया जाता है, कार्बन को जलाया जाता है, तो वो 2 टाइप की गैसेस प्रोड्यूस कर सकता है। जब उसका कंबशन कंप्लीटली नहीं होता तो वो CO गैस बनाता है, और जब उसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है तो वो CO2 गैस बनाता है।
आपको इसका एग्जाम्पल ये CO2 के बारे में हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपने अगर कभी घर में सर्दियों के टाइम पे सिगड़ी होती है बेटा, सिगड़ी, अब मुझे नहीं पता आपके घर में होती है नहीं होती है, उसमें क्या होता है बेटा, वो सिगड़ी में लोग क्या करते हैं, खाना भी बनाते हैं, उसमें कोयले जो होते हैं ना, कोयले के पार्टिकल्स रखे जाते हैं, नीचे से थोड़ा आग दिया जाता है और उसके बाद उसको पहले बाहर रख लेते हैं, उसमें से पूरा जब धुआं निकल जाता है ना, फिर उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाता है और वो हीटेड कोयले होते हैं। तो वो सिगड़ी हाथ तापने के लिए भी यूज किया करते थे, ठीक है, खाना बनाने के लिए भी यूज किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये रियल घटना है, न्यूज़पेपर में आया था कि एक घर में क्या किया, ठंड बहुत थी, उस सिगड़ी को बाहर रखना भूल गए, सिगड़ी को बाहर रखना भूल गए, तो वहां से गैस भी तो निकल रही है इनकम्प्लीट कंबशन से, कौन सी गैस, CO गैस, एंड CO गैस पॉइजनस होती है, हार्मफुल होती है, सुबह तक सारे नहीं बचे। तो यही कोयला, काले कलर का वही कोयला, जब उसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है, तो वो कार्बन खुद कैसे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कंसीडर होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, ऑब्वियस है कि अगर हम यहां पर आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें आयरन की एक ओर को लेना पड़ेगा। तो हम यहां पर एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस किया था फ्लक्स के बारे में, स्लैग के बारे में। तो ये जो आयरन की ओर होती है, Fe2O3 हुआ, ये आयरन की जो ओर होती है, इसमें भी इंप्योरिटीज होती हैं, इसमें भी इनफ्यूजिबल इंप्योरिटीज होती हैं। तो क्या किया जाता है, फ्लक्स का यूज होता है। एज अ फ्लक्स किसको यूज करते हैं, याद करेंगे, स्लैग जो बनता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो इनफ्यूजिबल जो भी सब्सटेंस होता है फ्यूजिबल बन जाता है और उसको हम सेपरेट कर देते। तो और प्योर हो गई, और प्योर हो गई, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसको हमने एलिंगम डायग्राम में भी देखा हुआ है कि इसके नीचे जो एरो पे रिएक्टेंट मेटल या रिएक्टेंट ऑक्साइड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कल हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया था, आज हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। अब तक हम सारे मेटल्स को कंसीडर करते चल रहे थे, अब हम पर्टिकुलर मेटल्स की मेटलर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट बेटा कि जो मेन ओर होती है आयरन की, यानी कि आयरन मैंने ये तो बता दिया सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये आयरन मेनली किस फॉर्म में मिलता है बेटा, ये हमें मिलता है हेमेटाइट फॉर्म में। हेमेटाइट किसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। देखो बेटा जिन ओर्स के नाम आ चुके, कैसिटराइट, कैलामाइन, मेलाचाइट, एज्यूराइट, जिंक ब्लेंडे, गैलेना, जितने भी आते जा रहे हैं वो तो याद करने ही करने हैं। जो नोट्स में पीपीटी पे थे मैंने लिखे थे वो ऑन द टिप्स होने चाहिए। रेस्ट कल जो PYQs डिस्कस करूंगी तो मैं आपको वो सारे नेम्स लिखवा दूंगी, जहां से क्वेश्चन बन सकता है उससे एक बाहर नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कल लिखवा दूंगी, ठीक है। फिर भी मोस्ट ऑफ द जो भी आपकी ओर से इंपॉर्टेंट वो कवर हो चुकी है। क्या यूज किया जाता है बेटा, ब्लास्ट फर्नेस यूज किया जाता है, जिसकी हाइट 150 फीट होती है उसको यूज किया जाता है, इसका ही जिक्र हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा उसके अंदर का कंटेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है, इसमें यूज होता है Fe2O3 जिसे हम हेमेटाइट कहते हैं, वो आयरन की खुद एक ओर है। कोक यूज होता है और लाइमस्टोन यूज होता है, ठीक है। और ये भी रेशियो में यूज होता है 8:4:1। Fe2O3 8:, कोक 4, लाइमस्टोन 1। अब मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। Fe2O3 तो यूज होना ही था, हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसकी ओर को तो लेना ही पड़ेगा। कोक जो है कार्बन, वो हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। कैसे करेगा बताएंगे अभी। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। उसका जब डिकम्पोजिशन होगा हीट करने पर क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। वो कैल्शियम ऑक्साइड यूज होने वाला है एज अ फ्लक्स।
जो कि आगे जाकर SiO2 जैसी इम्प्योरिटीज जो इस हेमेटाइट में प्रेजेंट होती हैं उनको स्लैग में कन्वर्ट कर देगा, इनफ्यूजिबल को फ्यूजिबल बना देगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि कौन सी चीज को क्यों यूज किया गया। अब क्या होता है बेटा, ब्लास्ट फर्नेस इमेजिन करो 150 फीट का ही है, तो जैसे जिसमें कचरा नहीं लेके जाते ऐसे बहुत सारी ये जो बड़े बड़े लम्प्स होते हैं, आयरन की ओर्स होती हैं, उसे इस ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से डाला जाता है। ठीक है, यहां से और लाइमस्टोन, कोक जो कि हमारे पास 8:4:1 के रेशियो में था, उसे यहां से डाला जाता है। और यहां पर हमारे पास ये जो नीचे का एरिया होता है जहां से हम क्या करते हैं, हम इनिशियल लेवल पे इन कोयले को क्या करेंगे, टेम्परेचर अप टू 2220 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करते हैं। हीट करना, O2 की प्रेजेंस में ये आग लग सकती है। कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करेगा, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो CO बनाएगा, और कंप्लीट कंबशन होने के बाद CO2 बनाएगा। तो मेनली ये जो भी स्टेप्स हैं ये हमें ज्यादातर क्या एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई हैं कि कितने टेम्परेचर से पहले रिड्यूसिंग एजेंट कौन था और इस टेम्परेचर के बाद रिड्यूसिंग एजेंट कौन था। तो यहां पर मेनली 4 जोन होते हैं बेटा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा बेटा, अगर हम आयरन की बात करें, ऑक्साइड ओर है, क्लियर। तो सबसे पहला जोन है बेटा जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन कब होता है, मैंने बताया 2100 to 2200 केल्विन टेम्परेचर तक। यानी कि ये जो कोयला है, जो कोक है, जो कार्बन है, वो O2 की प्रेजेंस में हीट हुआ। उसने क्या बनाया बेटा, उसने यहां पर CO2 गैस का फॉर्मेशन किया। और ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन वैसे भी एक्सोथर्मिक थी, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, क्लियर। ये जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। ये कार्बन हीट एब्जॉर्ब करेगा, इस CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा। और ये रिएक्शन कब हो रही है, जब टेम्परेचर और कम है 1500 से 1600 केल्विन, और यहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये है हमारे पास रिडक्शन की रिएक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन। सिंपल भाई, आपके पास हेमेटाइट ओर थी, हेमेटाइट ओर थी जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। तो पहले उसने CO के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, Fe3O4 बनाया। यानी कि पहले उसने उसको रिड्यूस किया Fe3O4 में, फिर वही Fe3O4 वापस इस CO रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिड्यूस हुआ FeO में, और फिर FeO इस CO की प्रेजेंस में रिड्यूस हुआ Fe में, और यहां से फॉर्म हो गया हमारे पास Fe। तो एक बार यहां पर CO भी रिड्यूसिंग एजेंट है और एक बार यहां पर कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो बेटा, इन्हीं चीजों को समझते हैं इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ऊपर से ओर को डाल दिया गया, ओर का क्या होगा भाई, ओर से पहले और रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे ये जो कार्बन है इसका कंबशन हुआ, कोक का कोयला जलाया गया, कंबशन हुआ, CO2 गैस मिली, CO गैस, और वही CO2 गैस फर्दर जब इस कार्बन के साथ रिएक्ट की, उसने कौन सी गैस बनाई, CO गैस बनाई। वो CO गैस यूज हुआ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस ओर को रिड्यूस करने के लिए। पहले किस में रिड्यूस किया, Fe3O4, फिर FeO, फिर आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, CO और कार्बन। ये रिएक्शंस हमने कल भी पढ़ी थी जब हम रिडक्शन मेथड डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास आयरन ओर थी बेटा, जहां पर CO एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है। सबसे पहले वो उसे कन्वर्ट करता है Fe3O4 में। थोड़ा कम क्लियर दिख रहा है, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, हालांकि ये सब लिखा हुआ है। Fe3O4 में कन्वर्ट करता है पहले। तो Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +3। क्लियर, यहां पर कितनी है बेटा, Fe2O3 में दैट इज +3। यहां पर कितनी हो गई, +8/3। यहां पर Fe3O4 FeO में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो CaCO3 था जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, इस लाइमस्टोन के हीट करने पर, हीट तो है ही अंदर, थर्मल डिकम्पोजिशन होने पर यहां से क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड।
ये कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, वो यहाँ पर स्लैग का फॉर्मेशन करेगा, वो यहाँ पर बेसिक फ्लक्स का तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एसिडिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, SiO2 CO के साथ रिएक्ट करके स्लैग का फॉर्मेशन करता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSiO3। ये ना दिख रहा हो तो परेशान मत होना, ऊपर वाली रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है और ये मैं अलग से अभी लिखकर आपको फिर से समझा दूंगी। क्लियर? ये वापस वही रिड्यूसिंग एजेंट वाली रिएक्शन जो यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। नीचे सबसे पहले जो हमें मोल्टन आयरन कलेक्ट मिलता है, सबसे पहले उसमें ऑलरेडी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है और उसको हीट करने पर, फर्दर हीट करने पर अलग अलग टाइप्स ऑफ आयरन हमें मिलता है, जिसे हम रॉट आयरन कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, दैट इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी। तो जब हमें आयरन को ऑब्टेन करना था, हमने क्या, जब एक्सट्रैक्शन कराया गया कार्बन आयरन का, तो इनिशियली क्या लिया गया बेटा, हेमेटाइट और Fe2O3, कैल्शियम कार्बोनेट और कोक जिसे कार्बन कहते हैं 8:4:1 के रेशियो में। कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, उसका जब कंबशन होगा CO और CO2 गैस फॉर्म होगी। नेक्स्ट जो हेमेटाइट और है उसी से तो आयरन मिलेगा। जो हमारे पास CaCO3 था, वो CaCO3 जब हीट हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, इस CaCO3 को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं बेटा, लाइमस्टोन। जब इसको हीट किया तो यहां से किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये ही किसकी तरह बिहेव करता है, फ्लक्स की तरह बिहेव करता है। और वो क्या करता है, इस SiO2 जैसी एसिडिक इंप्योरिटीज को, जो कि इनफ्यूजिबल हैं, उन्हें फ्यूजिबल बना देता है, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, स्लैग का फॉर्मेशन कर देता है। और यहां पर जो स्लैग बनता है उसका नाम क्या है, कैल्शियम सिलिकेट। पूछा जा सकता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में जो हमारे पास फॉर्म हुआ था स्लैग, उसका फॉर्मूला क्या था। क्लियर? एट द बेस, लास्ट में बेटा, सब कुछ परफॉर्म होने के बाद, रिड्यूस होने के बाद, जो सबसे पहले आयरन मिला, मोल्टन आयरन इज कलेक्टेड अंडर स्लैग। जो हमारे पास स्लैग आया उसी के अंडर हमारे पास मोल्टन फॉर्म में आयरन आ गया। और सबसे पहले जो आयरन हमारे पास आया, उस आयरन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिग आयरन। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। और इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है बेटा, 4% कार्बन होता है, विद अदर इंप्योरिटीज लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैग्नीज। ये इंप्योरिटीज मेटल की हैं, आयरन मेटल की हैं, और ये इंप्योरिटी और की है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स यूज किया गया इस एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। ये सेम रिएक्शन मैंने लिखवाई थी पहली क्लास ऑफ मेटलर्जी में, फर्स्ट क्लास ऑफ मेटलर्जी में, जहां पर मैंने फ्लक्स को पहली बार डिफाइन किया था, एग्जांपल लिखवाया था एसिडिक बेसिक फ्लक्स के। तो ये सेम एग्जांपल बताया था मैंने कि मेटलर्जी ऑफ आयरन में हम इसे पढ़ेंगे। तो मेटलर्जी ऑफ आयरन, आयरन किस ओर से मिलता है, हेमेटाइट, Fe2O3। यहां पर इंप्योरिटी कौन सी होती है, SiO2, एसिडिक इंप्योरिटी है। तो यूज क्या किया जाएगा, बेसिक फ्लक्स। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया गया था इनिशियल एज अ सोर्स। तो यहां पर ये बेसिक फ्लक्स की तरह बिहेव कर रहा है, स्लैग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, 4 जोन है, बड़ा इजी है, साथ साथ याद हो जाएगा। क्या क्या बेटा, पहला जोन ऑफ कंबशन, सिंपल, CO2 गैस मिली। नेक्स्ट जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, वही CO2 गैस कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO गैस बना रही है। थर्ड जोन ऑफ रिडक्शन, जहां पर CO एज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। पहले Fe2O3 Fe3O4 में कन्वर्ट होता है, फिर Fe3O4 CO के साथ रिएक्ट करके FeO में कन्वर्ट करता है, फिर FeO CO के साथ रिएक्ट करके Fe में कन्वर्ट होता है। यहां से हमें मिलता है मेटल आयरन, और वो जो मेटल मिलता है आयरन, वो पिग आयरन होता है, जिसमें 4% कार्बन प्रेजेंट होता है, विद विच टाइप ऑफ इंप्योरिटीज, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड सिलिकॉन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कास्ट आयरन के बारे में। कास्ट आयरन भी अदर फॉर्म होता है आयरन का। कास्ट आयरन कंपैरेटिवली हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। और ये कैसे बनता है बेटा, ये बनता है जब हम
जब हम मेल्टिंग करवाते हैं और फिर कूलिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा? फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग एंड कूलिंग ऑफ पिग आयरन। सबसे पहले जो हमारे पास आयरन आता है उसे कहते हैं पिग आयरन, जिसमें 4% कार्बन और इंप्योरिटीज होती है सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज और सिलिकॉन की। उसी आयरन को जब हम हीट करते हैं फिर उसको कूल करते हैं, यानी कि मेल्ट करके कूल करते हैं, तो फॉर्मेशन होता है कास्ट आयरन का। कंपैरेटिवली हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। इसका कलर जो होता है बेटा वो कैसा होता है? ग्रे होता है। कलर कैसा होता है बेटा? ग्रे होता है। जब हम उसको फास्ट कूल करते हैं तो इंप्योरिटी ग्रेफाइट की रिमूव होती है, और जब स्लो कूलिंग करते हैं तो इंप्योरिटीज ऑफ सीमेंटाइट Fe3C कलर व्हाइट होता है। कास्ट आयरन में 3% कार्बन होता है। क्लियर? एंड थर्ड टाइप ऑफ कार्बन, क्लियर, थर्ड टाइप ऑफ कार्बन हमारे पास है, ये पॉइंट रिपीट हो गया है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ कार्बन हमारे पास है जिसे हम कहते हैं रॉट आयरन और जिसे हम कहते हैं मैलिएबल आयरन। कास्ट आयरन हो या पिग आयरन हो, पिग आयरन सबसे पहले जो हमें मिला, पिग आयरन को हीट कर मेल्ट करके कूल करके कास्ट आयरन मिला। कास्ट आयरन हो या पिग आयरन हो, जब हम उन्हें हीट करते हैं किसमें बेटा? रिवर्बरेटरी फर्नेस में लाइंड विद हेमेटाइट, तो दैट ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू CO, वो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बन से CO में कन्वर्ट कर देता है, और यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होता है रॉट आयरन और मैलिएबल आयरन का। यहां पर लाइमस्टोन को ऐड किया गया था, ये जो एक्सट्रैक्शन हमने आयरन का किया था रिमूव करने के लिए इंप्योरिटीज ऑफ सिलिकॉन, तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्लैग हमारे पास निकला, इन द फॉर्म ऑफ स्लैग हमारे पास निकला। अगर सल्फर की इंप्योरिटीज रिमूव करना होता तो स्लैग का फॉर्मूला होता CaSO4, क्योंकि इसी को CaO को हम रिएक्ट करवाते सल्फर के साथ। नेक्स्ट फॉस्फोरस को रिमूव करना होता, CO को रिएक्ट कराते फॉस्फोरस के साथ, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता, और ये एज अ स्लैग यहां पर निकलते। तो हमारे पास बेटा 3 टाइप ऑफ आयरन आ गए। कौन कौन से आ गए बेटा? एक आया हमारे पास पिग आयरन, एक आया हमारे पास कास्ट आयरन, और एक आया हमारे पास रॉट आयरन। सबसे पहले जो हमारे पास आयरन आया था, इसमें कार्बन कितना होता है? 4% कार्बन। इसमें कितना होता है? 3% कार्बन, और इसमें कितना होता है? 0.5% कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट, यही इनका कंपैरिजन है। सबसे ज्यादा प्योर कौन सा आयरन होगा बेटा? प्योरिटी फॉर्म्स ऑफ आयरन। ध्यान से देखना बेटा, प्योरिटी फॉर्म्स ऑफ आयरन, वो तो क्लियर है कि जितना हम हीट करते जा रहे हैं, जितना हम हीट करते जा रहे हैं उसकी इंप्योरिटीज रिमूव होती चली जा रही हैं। तो सबसे ज्यादा प्योर आयरन जो होता है वो रॉट आयरन होता है, और वी कैन से इट मैलिएबल आयरन। सेकेंड नंबर पे कौन आता है बेटा? कास्ट आयरन, और थर्ड नंबर पे आता है पिग आयरन। क्लियर? कार्बन की परसेंटेज को चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो। इसमें प्रेजेंट होता है 0.5% कार्बन, इसमें प्रेजेंट होता है 3% कार्बन, और इसमें प्रेजेंट होता है 4% कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, स्टील जो होता है, स्टील की हम बात करें तो स्टील होता है बेटा एलॉय ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा मेटल उसमें प्रेजेंट होता है? आयरन, और नॉन मेटल होता है कार्बन। कितना? 0.1 से 1.7%। तो घर में जो हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं वो सब भी कहां से बनते हैं? आयरन। आयरन में इतना % कार्बन ऐड करते हैं तब स्टील का फॉर्मेशन होता है। स्टील इज प्रिपेयर्ड इन बेसेमर कन्वर्टर और ओपन हार्थ फर्नेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस। अगर पूछ लिया जाए कभी कि कैसे बनाया जाता है स्टील को, तो इन का यूज करके हम स्टील का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स कंक्लूजन की बात कर देती हूँ, ठीक है, ताकि चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं। अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, मैं आपको उसके की पॉइंट्स बता देती हूँ, कंक्लूजन्स, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैम हमें ध्यान क्या रखना है। कंक्लूजन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन जो आता है ना बेटा, इन्हीं में से पूछा जाता है।
क्लियर? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का मतलब तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ऑक्साइड ओर है, क्या किया होगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग हुआ होगा इसका, ठीक है। हैवी ओर है, क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसमें, कंटेंट क्या क्या था, अगर मैं बात करूं चार्ज, तो चार्ज क्या प्रेजेंट होता है, Fe2O3, क्या बोलते हैं इसे, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट प्रेजेंट होता है। फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, देखो यहाँ पे ये रेशियो भी याद रखना है, क्लियर। कोक प्रेजेंट होता है, कोक और लाइमस्टोन, एक एक का यूज पता चल गया होगा, किसे क्यों यूज किया है। ये होते हैं 8:4:1 के रेशियो में यूज की। अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन जो है, ये लाइमस्टोन क्या करेगा, जब हम हीट करेंगे तो CaCO3 हीट करके फॉर्मेशन करेगा CaO प्लस CO2 का। हमारे काम का है CaO, जो कि बिहेव करेगा यहां पे बेसिक फ्लक्स की तरह और रिमूव करेगा एसिडिक इंप्योरिटीज लाइक SiO2। यही CaO जब सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा SiO के साथ तो कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा। यही रिएक्शन लिखी थी बेटा अभी सी। तो यहां से SiO2 की इंप्योरिटीज को इसने रिमूव किया, कैसे बेटा, तो इसको यहां पे लिख लेते हैं, दैट एक्ट एज बेसिक फ्लक्स। तो SiO2 एसिडिक इन्फ्यूजिबल, एसिडिक गैंग्यू है हमारे पास, एसिडिक गैंग्यू है, इम्प्योरिटी है, अर्थी इम्प्योरिटी, CaO के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन करेगा CaSiO3, जैसे कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, जो यहाँ पर स्लैग का काम कर रहा है। इजी, याद तो जाएगा बेटा साथ साथ। कोक क्यों यूज हुआ, ये आगे जाके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कैसे अभी देखते हैं। Fe2O3 तो हमारी क्या है, ये हमारी मेन ओर है आयरन की, मेन ओर ऑफ आयरन, क्लियर। अब यहां पे हमारे पास सिंपल 4 रिएक्शन आपको याद रखनी है। नंबर 1 रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या था बेटा, जोन ऑफ कंबशन। सबसे पहले क्या करवाया गया, कंबशन करवाया गया। कंबशन किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक था, 2100 से 2200 केल्विन तक था अप्रोक्सीमेटली। यहां पे क्या हुआ, सिंपल, कार्बन की रिएक्शन O2 से कराई तो उसने किसका फॉर्मेशन किया, CO2 गैस का फॉर्मेशन किया। तो ये हो गया जोन ऑफ कंबशन। बी, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। यही जो CO2 गैस है, यही जो CO2 गैस है, ये लोअर टेम्परेचर पे है थोड़ा, दैट इज 1400 to 1700 केल्विन। यहां पे क्या हुआ, यही CO2 गैस जब फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन जो हमारा कोक है उसने इसको एब्जॉर्ब किया हीट को इन द फॉर्म ऑफ CO2, इसने CO गैस का फॉर्मेशन किया। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो थर्ड जोन हमारे पास क्या था बेटा, थर्ड जोन हमारे पास था दैट इज जोन ऑफ रिडक्शन। तो जोन ऑफ रिडक्शन में हमने क्या दिखाया कि सबसे पहले क्या हुआ, ये जो Fe2O3 था इस CO के साथ रिएक्ट किया, सबसे पहले कन्वर्ट किया इसने इसको Fe3O4 में, फिर यही Fe3O4 जब इसी CO रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया फिर कन्वर्ट हुआ FeO में। यही FeO जब फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट CO के साथ रिएक्ट किया तो इसने फॉर्मेशन किया आयरन मेटल का, क्लियर। और FeO अगर फर्दर कार्बन के साथ भी रिएक्ट करेगा तो आयरन मेटल का फॉर्मेशन होगा। ये जो हमें आयरन मिला, ये जो आयरन हमें मिला अंडर द स्लैग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पिग आयरन। ये जो पिग आयरन होता है इसमें 4% कार्बन प्रेजेंट होता है। इसको हीट करके कूल किया तो कास्ट आयरन कंपैरेटिवली हार्ड, कंपैरेटिवली ब्रिटल, 3% कार्बन प्रेजेंट है। फर्दर हीट करके रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर लास्ट रॉट आयरन मैलिएबल आयरन का फॉर्मेशन हुआ जिसमें 0.5% कार्बन प्रेजेंट था। अब ये जो हमारे पास आयरन है इसमें और भी इंप्योरिटीज हो सकती थी लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन, तो उनके स्लैग भी बन सकते थे। सबका स्लैग में फ्लक्स कौन यूज होता, कैल्शियम ऑक्साइड। इजी है बेटा। तो अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, डी हमारे पास यही तो था, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, वो हमने पहले ही दिखा दिया। दैट्स ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। क्वेश्चन अगर कहीं से भी आएगा यहां से आएगा, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को अब देख लो अच्छे से, सारे की पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूं। फिर भी कोई डाउट आए तो आप आज की क्लास के नीचे जो कमेंट्स होंगे उसमें लिख देना, क्योंकि कल हमारा PYQ के साथ साथ डाउट सेशन होने वाला है। अच्छे से देख लो बेटा, यहां पर किसी भी तरह का कोई डाउट आना नहीं चाहिए।
और ये सीओ रिड्यूसिंग एजेंट है। हमें कैसे पता चला? ये सब कुछ हमें पता चला जो एलिंगम डायग्राम है वहां से हमने कंक्लूजन निकाला है। बस एक बार बेटा जोन ऑफ रिडक्शन के लिए एक बार आप एलिंगम डायग्राम और देख लेना, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि बिलो 1123 केल्विन हमारे लिए सीओ रिड्यूसिंग एजेंट था और अबव 1123 केल्विन हमारे लिए कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट था। कैसे? सब समझ आ जाएगा। जो हमने कल एलिंगम डायग्राम बनाया था, मैंने आपको दो ग्राफ अलग से बना के दिखाए थे, वो आपको जरूर देखने हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देती हूं। रेफर एलिंगम डायग्राम ऑफ यस्टरडेज क्लास। क्लियर? तो वो मैंने अलग से जो ग्राफ बना के बताए थे ना, अबव 1123, आफ्टर 1123, बिलो 1073, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कब किसने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया बेटा, ये सब कंक्लूजन एलिंगम डायग्राम से ही आया है। क्लियर एकदम? आई थिंक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन क्लियर भी हो गया होगा और साथ साथ याद भी हो गया होगा। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। क्लियर? भाई सिंपल, जैसे हमने आयरन का पढ़ा वैसे हम कॉपर का पढ़ेंगे, जिंक का पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम का पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेटा कॉपर की जो मेन ओर होती है, जैसे आयरन की मेन ओर कौन सी है? हेमेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, लेकिन वो उसकी मेन ओर नहीं है। क्या है बेटा? चालको पायराइट्स भी बोलते हैं, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। यानी कि कॉपर की जो मेन ओर है उसका फॉर्मूला क्या है? CuFeS2, कॉपर पायराइट्स। एक्चुअल फॉर्मूला इस तरीके से होता है Cu2S Fe2S3। अब मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि ये जो ओर है वो कौन सी टाइप ऑफ ओर है? ऑक्साइड ओर है, हैलाइड ओर है, सल्फाइड ओर है, कार्बोनेट ओर है, हाइड्रोक्साइड ओर है। तो क्लियर दिख रहा है यार, सल्फाइड ओर है। तो ये टाइप ऑफ ओर कैसा हुआ? सल्फाइड ओर। क्योंकि यहां पर मेटल किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? मेटल प्रेजेंट है सल्फाइड फॉर्म में। Fe2 को आयरन पायराइट्स भी बोलते हैं, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, इसलिए इसे हम फूल्स गोल्ड भी बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या किया होगा बेटा? सबसे पहले क्रश किया होगा। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था? पल्वराइजेशन। क्या करते थे? क्रश करते थे। तो क्रश किया गया, ठीक है, समझ आ गया। ये स्टेप 1। क्रशिंग किया गया, ग्राइंडिंग किया गया। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के बाद ये क्या था? ये हमारी मेटलर्जी का स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या था? इस ओर को प्योर करो। ओर को प्योर करने के 2 मेथड हुआ करते थे, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में 3 थे, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग और फ्लोटेशन। अगर ये सल्फाइड ओर है तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा? मैंने कहा था ना, कंसेप्ट क्लियर होंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओर को प्योर करने के लिए फ्लोटेशन यूज हुआ। ठीक है जी, ओर प्योर हो गई। अब क्या करो? ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, टाइप ऑफ ओर देखना, सल्फाइड। क्या प्रेफर करोगे? स्टेप 3। क्लियर? तो हमने क्या कर लिया? ओर को ऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर लिया। अब बचा क्या? स्टेप 4 और 5। स्टेप 4 क्या है? रिडक्शन। स्टेप 5 तो हमने पढ़ा ही नहीं कि रिफाइनिंग के लिए क्या यूज करेंगे, अभी हम वो भी पढ़ेंगे आज। तो रिवर्बरेटरी फर्नेंस, ऐसा ही फर्नेंस होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ O2 में हीट करते हैं और यहां से हम कॉपर को भी ऑब्टेन करने वाले हैं। क्लियर? तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी बेटा। रिएक्शंस इन रिवर्बरेटरी फर्नेंस,
यही तो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कौन बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। दैट CuFeS2, जब हमने इसको रोस्टिंग करवानी थी, O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो क्या हुआ, हमने कल ही पढ़ा था कि रोस्टिंग में इन एक्चुअल होता क्या है, जो भी नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिएक्शन रोस्टिंग ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन रोस्टिंग होने के बाद भी, रोस्टिंग होने के बाद भी ऑक्साइड नहीं बनता। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, रोस्टिंग करवाया जाता है, क्यों, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी रिएक्शन क्या हुई, यहां से क्यूप्रिक सल्फाइड बन गया, यहां से आयरन सल्फाइड बन गया और SO2 निकल गया। अब क्या करें, अब क्या करें इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां पे रिएक्शन क्या है बेटा, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ये जो आयरन सल्फाइड है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराया जाता है। तब यहां से ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन इसलिए कराई जा रही है, साथ के साथ यहां पर कार्बन और सिलिकॉन ऐड किया जाता है, कोक और सिलिकॉन। तो यहां पर क्या हुआ, यह आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और ये नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज यहां से रिमूव हो गई। यही FeO जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटी प्रेजेंट है, जब इसकी रिएक्शन करवाई गई एसिडिक फ्लक्स के साथ, तो यहां से फॉर्मेशन होता है FeSiO3 का, जो यहां पर स्लैग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मटेरियल्स जो लास्ट में हमारे पास कलेक्ट होते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, वो क्या प्रेजेंट है बेटा, हमारे पास एक तो प्रेजेंट है ये Cu2S, क्योंकि ये फर्दर किसी और के साथ रिएक्ट ही नहीं किया, इसकी परसेंटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। और क्या प्रेजेंट है बेटा, ये FeS, इसकी परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि इस FeS का ऑक्सीडेशन करवा के इसे हमने FeO में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और वही FeO इन द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटी फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके स्लैग का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहां पर अब वो तो वॉलेटाइल फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर टर्म्स बदलती जाती हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या बड़ी सी टर्म आ गई, कुछ नहीं, वही हीट कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, और उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिमराइजेशन, सिंपल हीट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कॉपर मेट और सिलिका प्रेजेंट है, कॉपर मेट और सिलिका प्रेजेंट है बेसिमर कन्वर्टर के अंदर, यही आयरन सल्फाइड है, क्यूप्रिक सल्फाइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है और FeO है। ये रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि आयरन ऑक्साइड एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो फ्लक्स यहां पर यूज किया SiO2 और स्लैग का फॉर्मेशन हो गया, जिसका फॉर्मूला है FeSiO3। जो आयरन सल्फाइड था ऑक्सीडेशन करके FeO में कन्वर्ट कर दिया था, जो क्यूप्रिक सल्फाइड था O2 के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम फर्दर आयरन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो वो क्यूप्रिक सल्फाइड का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि यहां पर भी वही, जैसे कि वहां पर रिवर्बरेटरी फर्नेस था, यहां पर भी जो ब्लास्ट फर्नेस था जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, यहां पर इन्हीं को यूज किया जा रहा है एज अ एजेंट, और ये रिएक्शन हो रही है। अब इस केस में ये रिएक्शंस को एक बार ध्यान से देख लो बेटा, क्योंकि याद तो करनी ही है कि कौन यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आना चाहिए, जैसे कि हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का किया था, सबसे इंपॉर्टेंट वही है बेटा, सेम उसी तरीके से कॉपर का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑटो रिडक्शन होता है। ऑटो रिडक्शन में किसी फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट की कंपैरेटिवली जरूरत नहीं होती। आप देख लो यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आयरन में था। क्लियर?
चलो बेटा फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है। जो ओर है कॉपर जिसमें होता है उसमें है CuFeS2, लेकिन होता क्या है कि रोस्टिंग करवाने के बाद भी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्लियर है एकदम, रोस्टिंग करवाने के बाद भी और ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होती है, और ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होती है। तो फिर हम क्या कराते हैं, फर्दर O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेसिमराइजेशन हीट किया जाता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। एज अ इम्प्योरिटी FeO होता है, फ्लक्स SiO2 यूज होता है, फ्लैग का फॉर्मूला FeSiO3 होता है। Cu2s लेफ्ट अंडरगोस, जो Cu2s लास्ट में बच गया कॉपर मेट के अंदर, वो क्या करता है, ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, यहाँ पे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इन बेसिम कन्वर्टर जिसे हम सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं, एयर रिडक्शन भी बोलते हैं। कैसे बेटा, ये Cu2s हमारे पास था, O2 के साथ रिएक्ट किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, फर्दर Cu2s के साथ रिएक्ट करके इसने कॉपर मेटल का फॉर्मेशन कर दिया विद सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां से मिल गया कॉपर मेटल। हमें मेटल कॉपर ही तो चाहिए था। कॉपर thus collected contains 1 to 2% impurity. O2 is 98 to 99% pure. Cu and has blister on the surface due to escape of entrapped SO2. क्लियर? तो इम्प्योरिटी यहां पर 1 to 2% है, 98 to 99% प्योर कॉपर होता है। सच अ कॉपर इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, जो कि 98 to 99% प्योर होता है और 1 to 2% इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो 1 to 2% इम्प्योरिटी यहां पर SO2 की प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जैसे हमने आयरन का डिस्कस किया, जैसे हमने कॉपर का डिस्कस किया, सेम उसी तरीके से जिंक को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि उसकी ओर का नाम क्या है, क्या यूज किया जाता है, उसमें कौन सी इंप्योरिटी होती है, स्लैग क्या बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज होता है। यही तो 4 स्टेप है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक करने जा रहे हैं बेटा। और जिंक की जो मेन ओर होती है, जिसे हम जिंक ब्लेंडे कहते हैं, जो कि आपने सॉलिड स्टेट में भी सुना होगा, आयनिक क्रिस्टल्स जब पड़े होंगे, और इसे स्फेलेराइट भी बोलते हैं, स्फेलेराइट जिसका फॉर्मूला जिंक सल्फाइड होता है। क्लियर? क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप क्रशिंग, क्रश किया जाता है, पल्वराइजेशन, क्रश किया गया। उसके बाद हाइड्रोलिक वॉशिंग, स्टेप 2, क्या किया गया, इसकी ओर को प्योर किया गया। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन। भाई फ्रोथ फ्लोटेशन क्यों किया गया, ओर का टाइप दिख रहा है, सल्फाइड ओर है, तो फ्लोटेशन, कोई डाउट ही नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर है, बेस क्लियर है कि हम पढ़ के आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर एक एक टर्म को समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ फ्लोथ फ्लोटेशन क्या है। रोस्टिंग स्टेप 4, स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2। हाँ अब देखो, ये भी स्टेप 2 है और ये भी स्टेप 2 है। यहाँ पर इस ओर को प्योर करने के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग भी यूज किया जा सकता है और फ्लोथ फ्लोटेशन भी। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्यों, क्योंकि ये एक हैवी ओर है। फ्लोथ फ्लोटेशन क्यों, सल्फाइड ओर है। क्लियर? तो इसके लिए दोनों मेथड कंसीडर्ड है। अब सबसे पहले जब हम बात करें रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग क्या होता था भाई, रोस्टिंग होता था कि इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इसे हीट करो बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, उसकी नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज को वोलेटाइल फॉर्म में रिमूव कर दो। वही हुआ। देखो ये रोस्टिंग की रिएक्शन है। क्या हुआ बेटा, ये हमारी ओर थी, हमने O2 की प्रेजेंस में हीट कराया, यहां से ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। हमें क्या करना था, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता था। स्टेप 3 जो हमारे पास होता था रोस्टिंग, और SO2 क्या हो गया, नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज पढ़ी थी ना हमने, नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। क्लियर? यहां पर अब क्या करोगे, ये था स्टेप 3, अब क्या करोगे, रिडक्शन करवाओगे। स्टेप 4 में रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है,
स्मेल्टिंग, पढ़ा था ना रिडक्शन बाय कार्बन। तो अगर आप वही एलिंगम डायग्राम देखोगे तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है कार्बन, और यहां से हमें प्योर जिंक ऑब्टेन होता है। लेकिन प्योर जिंक नहीं है, ये मेटल ऑब्टेन हुआ है। तो मेटल को फिर डिस्टिलेशन करवाया जाता है, ये इसका रिफाइनिंग मेथड है जो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग, impure zinc collected is called speltered zinc and contains impurities of cadmium, iron and lead। सिंपल था बड़ा जिंक का, कितना आसान है। जिंक की मेन और कौन है? जिंक की मेन और है क्या नाम है इसका? स्पेलेराइट, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड। क्या करवाया गया? क्रश किया, फ्रोथ फ्लोटेशन करवाया, रोस्टिंग करवाया। रोस्टिंग करवाने पर नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज निकल गई। उसके बाद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है, वहां से जिंक मिल गया। जिंक जो मिला उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी, लेड की, कैडमियम की और आयरन की, और यहां से जो जिंक मिला था उसे हम कहते हैं स्पेल्टर्ड जिंक। क्लियर? क्या कहते हैं बेटा? स्पेल्टर्ड जिंक। अब यहां पर दो स्टेप एक लिखी हुई है। क्या? जिंक को हम इससे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। किससे बेटा? हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। कल मैंने आपको पायरोमेटलर्जी का डेफिनेशन लिखवाया था, जब हम सीधे सीधे किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। लेकिन जब हम हीट करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, वही कहलाता है हाइड्रोमेटलर्जी। और ये मैम इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी बेटा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है। वहां पर आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, जब कॉपर रॉड हमारे पास एज अ इलेक्ट्रोड होती है और कॉपर सल्फेट हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो इम्प्योर जो कॉपर होता है वो एनोड के पास कलेक्ट हो जाता है और प्योर कॉपर कैथोड के पास कलेक्ट हो जाता है। पढ़ा हुआ है, रिकॉल करना थोड़ा। वो जो प्रोसीजर था ना, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था, उसी को इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक Al2O3, B2O3 एक्सेट्रा itself are strong reducing agent so that no reducing agent is available for their efficient reduction। अगर हमें इन मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन कराना है तो इनके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता। एक बार देख लो बेटा इसे अच्छे से। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हम एक लीचिंग मेथड पढ़ चुके थे, याद है? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। पायरोमेटल, नाम बदलते हैं, टर्म्स नहीं है। मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी इनकी, ठीक है? पूछा कभी नहीं जाएगा। करेक्ट इनकरेक्ट में स्टेटमेंट दे दे या डेफिनेशन दे दे तो पूछा जा सकता है, ठीक है? आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देती हूँ। क्या हुआ करता था, हालांकि मैंने हाइड्रोजन में भी रिकॉल कराया ही था। ये हमारे पास एक बीकर होता है, बीकर में कैथोड रॉड होती है, एनोड रॉड होती है, ये कनेक्टेड होते हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट जब करंट फील करता है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटायन और एनायन में। तो ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है। द डिपोजिशन ऑफ oppositely charged ions towards oppositely charged electrodes is known as electrolysis. Product formed are known as product of electrolysis. And जब हम इस केस में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी याद है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आपने फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग पढ़े होंगे, तो वहां पे भी लिखा होगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। बिल्कुल, अगर मेटल रोड प्लैटिनम की होती तो वो इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। किसके साथ? इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो इस बीकर में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मेटल रॉड रिएक्ट कर रही है आपस में, तो यही होता है, एनोड पे हमें क्या मिलता है?
इम्प्योर मेटल मिलता है और यहाँ पर प्योर मेटल कलेक्ट हो जाता है कैथोड पे। ये कॉपर में भी होता है। क्लियर? तो एक जस्ट एक सिंपली समझाने की कोशिश की गई थी। इन सच केसेस, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमेटलर्जी एल्यूमिनियम का, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, आ गया ना इलेक्ट्रोलाइसिस, अब समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस यही होता था। molten salt compound is done and technique of reduction by electrolysis is known as electrometallurgy। यानी कि वही रिडक्शन जो हम कैथोड पे करवाया करते थे, जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्लियर? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमेटलर्जी molten state or fused state is taken as between in aqueous medium get discharge in preference to metal ion। इसका मतलब समझा देते हैं। नहीं पढ़ा था? जब एक से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट है, जब एक से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वो मेटल आयन जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है जाकर डिपॉजिट होगा रिस्पेक्टिव मेटल रॉड के पास जिसका कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। जो जाएगा कैथोड पे गया तो रिडक्शन कराएगा, एनोड पे गया तो ऑक्सीडेशन कराएगा। यही लिखा हुआ है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमेटलर्जी मॉल्टन स्टेट और फ्यूज स्टेट, जो हमने उसको फ्यूज कर लिया है, एज टेकन बिटवीन इन एक्वस मीडियम, H2O भी प्रेजेंट होता है तो H प्लस भी होगा और कैटायन भी होगा, गेट डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस टू मेटल आयन। समटाइम्स mixture of electrolyte is taken so that melting point is decreased and conductivity is increased। क्या करते हैं बेटा? उस इलेक्ट्रोलाइट को हम उसमें मिक्सचर, एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया, उसमें और भी मिक्सचर ऐड किए जाते हैं। क्यों? उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए कि भाई वो मेल्ट ना हो जाए, हमें चाहिए मेल्ट ना हो जाए, इसके लिए हम और इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं, वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं और कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ आयंस को इंक्रीज करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी में और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्यों ऐड किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में जो प्रोसेस यूज किया गया है उसे कहते हैं हॉल हेराल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, हॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ये याद रखना बेटा एकदम अच्छे से कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया गया था। क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? 3 to 5%, 3 to 5% Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 3 to 8% CaF2 जो कि फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है जो इनफ्यूजिबल इंप्योरिटीज को फ्यूजिबल में कन्वर्ट कर देता है स्लैग का फॉर्मेशन के लिए। क्रायोलाइट यूज होता है बेटा 80 to 85% Na3Al6 और 3 to 8% Al(F3) यूज होता है। Al2O3 इसकी मेन ओर होती है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा क्रायोलाइट, मैंने कहा था ना क्रायोलाइट क्या फॉर्मूला है बेटा? ये भी एक ओर का हमारे पास नाम आ गया Na3Al(F6)। तो हमने इस मिक्सचर में इस Na3Al(F6) को यूज किया। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर दे और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे सॉल्यूशन के। तो पूछा जा सकता है किस चीज को क्यों यूज किया गया है। ठीक है? पाउडर्ड कार्बन को स्प्रेड किया जाता है। Al2O3 हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, करंट पास किया तो एक कैटायन मिला Al+3, एनायन मिला ऑक्साइड। कोई शक है ही नहीं है यहां तक। तो क्लियर है भाई, कैटायन Al+3 है तो कैथोड के पास Al+3 गया। कैथोड इज द प्लेस वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने एल्यूमिनियम मेटल का फॉर्मेशन कर दिया। और एनोड पे कौन गया? एनोड, एनोड इज द प्लेस वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। एनोड जो कि कार्बन रॉड है उसके पास यहां पर गया ऑक्साइड, CO गैस का फॉर्मेशन हुआ और यही कार्बन फर्दर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना, मोल कंसेप्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है बेटा? तो वहां पर यहां से पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि इस केस में जो हमारे पास ओरिजिनल रिएक्शन होगी, दोनों रिएक्शन को नेट रिएक्शन निकाल सकते हैं ऐड करके। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम
0.5 किलोग्राम कार्बन एनोड इज यूज्ड। क्लियर? तो ये हम जो 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम बनाते हैं उसके लिए कार्बन कितना यूज होता है बेटा? 0.5 ग्राम। ये कैसे आया? दोनों रिएक्शन को ऐड करो, दोनों रिएक्शन को ऐड करने की मस्ट कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, रिडॉक्स में पढ़ा होगा। ऐड करो, नेट रिएक्शन निकालो, वो नेट रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री कंसेप्ट से आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हो। नहीं समझ आए पूछ लेना, मैं करवा दूंगी, ठीक है। यहां पर हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हो गया। तो बेटा जी हम क्या क्या पढ़ चुके उसका जिक्र कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। अब तक हमने 4 स्टेप्स पढ़ लिए थे कल तक अच्छे से। हाँ जी मैम। पल्वराइजेशन, concentration of ore, conversion of ore into oxide and reduction। आज हमने 4 मेटल को एक्सट्रैक्ट किया उन्हीं प्रोसेस को यूज करते हुए। नंबर 1 आयरन, नंबर 2 जिंक, नंबर 3 कॉपर, नंबर 4 दैट इज एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, अब हम मेटल मिल गया, हाँ जी, मेटल को रिफाइन करो, मेटल को प्योर करो, और बहुत ही इजी से मेथड्स है बेटा। मेथड को प्योर करने के लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक, ये जितने भी मेथड्स है ना, में छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस है। मतलब कहीं पे मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है मेटल और उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी को, कहीं बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। जब मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है मेथड यूज किया जाता है लिक्वेशन, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है मेथड यूज किया जाता है डिस्टिलेशन। बड़ा ही इजी है। कहीं पे इंप्योरिटीज को रिमूव कराने के लिए ऑक्सीडेशन करा देते हैं, इंप्योरिटीज निकल जाती है वोलेटाइल फॉर्म में, O2 के साथ रिएक्शन कराया, हीट कराया। क्लियर? तो बस छोटे छोटे से ये पॉइंट्स है बेटा, इनको जल्दी से कवर कर लेते हैं। याद क्या रखना है, कौन से मेटल के लिए लिक्वेशन यूज हुआ, क्वेश्चन यहां से आएगा, प्रोसेस लिखने को नहीं आएगी, वो तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग, मेटल्स को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो लिख देती हूं बेटा, दीज आर द मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो मैम सेकेंड स्टेप क्या था, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर को प्योरीफाई कर रहे थे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास बेटा, दैट इज लिक्वेशन। लिक्वेशन मेथड जो है बेटा, ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ये बेस्ड है दैट इज जहां पर मेटल और मेटल के साथ प्रेजेंट इंप्योरिटीज में किस चीज का डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट का। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बोथ, कौन बेटा, मेटल उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, तो क्या करेंगे, हीट करेंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, इम्प्योर मेटल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वो फ्यूज हो जाता है, लास्ट में कलेक्ट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो इनफ्यूजिबल होता है। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, प्योर मेटल कलेक्ट कर लेते हैं, किसके लिए प्रेफर किया जाता है, लेड और टिन जैसे मेटल्स के लिए। डिस्टिलेशन किस पे बेस्ड है बेटा, यहां पर जो हमारा मेटल होता है और उसकी इंप्योरिटीज होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है तो क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो नीचे बच जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपराइज हो जाएगा, लाइक स्टीम डिस्टिलेशन हुआ करता था। तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, इम्प्योरिटी का, वेपराइज हो जाते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट प्योर मेटल नीचे कलेक्ट हो जाता है। कौन से मेटल्स के लिए प्रिफर करते हैं, लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी, अमलगम, मरकरी अमलगम। तो इसे आप ऐसे याद करना, जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के क्या बोला था कि जिस दिन चैप्टर खत्म हो फिर से फ्लो चार्ट बनाना है, कौन सी प्रोसेस कौन से मेटल के लिए यूज की गई। फॉर एग्जाम्पल जब हम पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, मैंने कहा था प्रोसेस का नाम लिखना और उसके नीचे लिखना कि कौन सी ओर के लिए यूज किया गया, लाइक मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखना कौन से मेटल के लिए कौन सा रिफाइनिंग मेथड यूज किया गया। ठीक है, एग्जांपल्स याद रखना बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग is just like electrolysis.
मतलब क्या है भाई, मतलब ये है, मान लो ये बीकर है, इस बीकर में दो मेटल रॉड हैं, एक है कैथोड, एक है हमारे पास एनोड। तो यहां पर क्या होता है, जो मेटल रॉड होती है ना, वो मेटल रॉड उसी की यूज की जाती है जिसका हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जैसे कॉपर सल्फेट है तो मेटल रॉड कॉपर की यूज की जाएगी, सिल्वर नाइट्रेट है सिल्वर की यूज की जाएगी। तो इसको आप एक और बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, नहीं समझ आए तो। कैथोड पे प्योर मेटल मिल जाता है और एनोड पे कलेक्ट हो जाती है इम्प्योरिटीज। तो यहां से भी ये इम्प्योर मेटल कलेक्ट हो जाता है, तो ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, रिफाइनिंग हो जाती है मेटल की। किसके लिए यूज किया जाता है, कॉपर एंड सिल्वर। ये ना समझ में आए ना बेटा तो एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना, और कल का जो हमारा पीवाईक्यू होगा प्लस जो डाउट सेशन होगा हमारा लाइव एस ब्लॉक मेटलर्जी दोनों का, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बेटर होगा लाइव क्लास में चैट देखकर डाउट बताना, कंपैरेटिवली होता है, किसी का छूट जाता है किसी का रह जाता है। तो मैं जिस दिन से मेटलर्जी शुरू हुआ और एस ब्लॉक की जो लास्ट क्लास थी वो सारे डाउट्स तो कंसीडर करूंगी ही करूंगी, साथ के साथ आज की क्लास में अपने डाउट्स लिख देना बेटा सारे, और वो डाउट्स मैं कंसीडर करते हुए कल की आपकी क्लास लूंगी। तो मैं आपको टाइम बता देती हूँ, आज की क्लास खुद 4:30 अपलोड होगी, तो फिर हाँ, शाम को 7 to 8 के बीच में जितने भी डाउट्स आज की क्लास में आएंगे, अब तक के जितने भी एस ब्लॉक के मेटलर्जी के, वो सारे मैं कंसीडर करूंगी, और कल की जो लाइव डाउट सेशन होगा पीवाईक्यूज होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई अ मेटल, पोलिंग मेथड की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल का ही मेथड है, जहां पर एज ए इंप्योरिटी कौन प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड एज ए इंप्योरिटी प्रेजेंट होता है। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में मेटल होता है उससे हम स्टिर करते हैं, किसके साथ, ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड के साथ, बैम्बू स्टिक, बैम्बू के पेड़ आपने सुना, बांस को सुना होगा आपने, उसके टेंट लगता है तो बांस की लकड़ी को यूज किया जाता है। तो उनके साथ क्या करते हैं, स्टिर करते हैं उन मेटल को। वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन CH4 mainly produced by a log of wood act as a reducing agent। यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और यहां से भी क्या होता है, जो भी ऑक्साइड फॉर्म में इम्प्योरिटी होती है वो रिमूव हो जाती है और हमें यहाँ से प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। ये कैसे मेटल्स के लिए यूज होता है, कॉपर एंड टिन। तो हम बोल सकते हैं कॉपर मेटल की रिफाइनिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, पोलिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या करते हैं, हमारे पास जो मेटल होता है उसको हमें क्या करना है, प्योरीफाई करना है। तो हम उसमें एक स्टेबल वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, फिर फर्दर उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो दीज ऑल मेथड्स आर यूज्ड टू प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, सिंपल। तो यहाँ पे क्या किया बेटा, दो मेथड, इसमें नीट में इससे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट है, और यही पूछा गया किसकी इंप्योरिटी। तो वेपर फेज रिफाइनिंग, पहली बात किस चीज का मेथड है, स्टेप 5 चल रहा है, मैं यहां पर लिख दूं क्योंकि हमने इसको स्टोरी की तरह पढ़ा है, तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई आज ये क्या आ गया। स्टेप नंबर 5 किस चीज का, मेटलर्जी ऑफ आयरन का, जिसको हम डी भी बोल सकते हैं, ABCDE, इसको हम ई बोलेंगे ना, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें दो प्रोसेस आते हैं, वॉन आर्कल मेथड एंड मॉन्स प्रोसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहां पर हम पहले एक ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं जो इसके साथ स्टेबल वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, फिर उसको हम फर्दर हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। वॉन आर्कल मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई टाइटेनियम and zirconium, and Mond's process is used for the purification of nickel.
टाइटेनियम इम्प्योर, जिरकोनियम इम्प्योर। क्या है जी मैडम? इम्प्योर मेटल है ये। इनकी रिएक्शन हमने आयोडीन के साथ कराई। 523 केल्विन, 870 केल्विन। यहां से जो स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना उसका नाम क्या है? TiI4, टेट्रा आयोडो टाइटेनियम। ये एक स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स है। स्टेबल भी है, वॉलेटाइल वेपराइज होने वाला कॉम्प्लेक्स है। इसको जब हमने 1700 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया तो यहां पर प्योर टाइटेनियम का फॉर्मेशन हुआ। और ये वाली जो रिएक्शन है, अब तक में टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां पर टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर? एज इट इज जिरकोनियम। जिरकोनियम की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराई। आयोडीन क्या है जी? एलिमेंट। 870 केल्विन टेम्परेचर पे, 870 केल्विन टेम्परेचर पे यहां से भी स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ZrI4। यहां से भी हमें क्या मिल गया? प्योर मेटल जिरकोनियम। क्लियर? तो यहां से टाइटेनियम मिल गया, यहां से जिरकोनियम मिल गया। दैट इज वॉन आर्कल मेथड। अब जो फ्लो चार्ट बनेगा उसमें बस क्या लिखना है? रिफाइनिंग ऑफ मेथड, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, पोलिंग जिसको ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग भी बोलते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग, वॉन आर्कल, मॉन्स प्रोसेस, वॉन आर्कल, टाइटेनियम, जिरकोनियम। कंसेप्ट समझ में आ गया? उसके बाद मॉन्स प्रोसेस, निकल, सेम एज इट इज इम्प्योर निकल है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ? कार्बन मोनोक्साइड के साथ, 330 to 350 केल्विन टेम्परेचर। इसने भी स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स NiCO4 का फॉर्मेशन किया। इसको हीट किया गया 450 to 470 केल्विन, यहां से प्योर निकल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? दैट इज मॉन्स प्रोसेस। नेक्स्ट है बेटा जोन रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड। दीज आर द लास्ट टू मेथड। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जोन रिफाइनिंग की मैं बात करूं तो इट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जैसा था ना हमारे पास, जहां पर हमारे पास क्या थी बेटा? मैग्नेटिक बेल्ट्स थी, उसमें हमने पाउडर्ड फॉर्म में डाला था, वहां पे ओर प्योर हो रही थी। यहाँ पे मेटल प्योर होता है। कैसे? उन्हीं बेल्ट्स में हम उसको मेल्ट, तो क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं लिख भी देती हूँ अगर लिखा, हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बोलो। यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद क्या रखना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में? एग्जाम्पल, किसमें किस चीज को रिफाइन किया था। यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। क्लियर? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट impurities आर हाईली soluble इन molten metal देन प्योर मेटल। तो हमारे पास जो impurities होती हैं वो ज्यादा soluble किस में होती हैं? जब मेटल मोल्टन फॉर्म में होता है। मोल्टन फॉर्म में होगा, फ्यूज्ड फॉर्म में होगा, तो वो उसमें soluble होंगी, फिर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो मेटल जो होता है उसको हीट कर लेते हैं, उसमें इम्प्योरिटी भी होती है। फिर क्या करते हैं? उस बेल्ट पे उसको हम डालते हैं और जो मेटल है और इम्प्योरिटी उसको रिमूव करते हैं। क्लियर? दैट इज ऑल्सो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरह। नेक्स्ट है बेटा क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफी बेटा अगर हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो अपने आप में ये एक टॉपिक है जो आप पढ़ोगे, जरूरत इसकी है नहीं है। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एक बार इसको रीड आउट भी करके आना थोड़ा सा। एनसीईआरटी में जो मेंशन है समझा मैं देती हूँ बेटा। यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम बदल दिए जाते हैं, इलुएंट बोलते हैं। और यहाँ पर हम जो मेजर करते हैं, क्या मेटल को प्योरीफाई करते हैं, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, जो कि आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो बेटा क्रोमेटोग्राफी में जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, कुछ नहीं, एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एज अ एड्सॉर्बेंट काम करता है SiO2, सिलिका का मिक्सचर होता है। थिन लेयर में क्या करते हैं? 2 ग्लास प्लेट्स होती हैं, डिप करते हैं, सूख जाता है। तो हायर क्लासेस में जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी को मेजर करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सेम उसी तरीके से बेटा यहाँ पर ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स हैं लाइक कॉलम, पेपर, थिन लेयर, यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन इन मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं, उनकी इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। तो जितनी भी इंप्योरिटीज है वो एड्सॉर्ब हो जाती है। क्लियर? तो एक बार इसको रीड आउट करना, दैट इज द लास्ट मेथड। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। वापस वो 5 स्टेप देखना, एकदम दिमाग में चैप्टर होना चाहिए चल क्या रहा था। पल्वराइजेशन,
concentration of ore, conversion of ore into oxide, reduction and at last refining. refining के हमारे पास ये 7 मेथड थे. एग्जाम्पल्स याद रखना बस, कौन सा मेथड किसके लिए यूज किया है, सब लिखवा रखा है सब. तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास वाले. जितनी ओर्स के नाम नोट्स में आ चुके शुड बी ऑन द टिप्स. जिनके नहीं आए मैं कल लिखवा दूंगी कौन कौन से याद करने हैं. आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, कल पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे. अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो ही गए हैं, रिवाइज करके आना कल तक पूरा अच्छे से, कॉपी नोट्स रिवाइज करके आना और एनसीईआरटी रीड करके आना बस एक बार. क्लियर? और डाउट्स का मैंने बता ही दिया आपको. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. 19 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं. 19 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं. अगर आपका क्लास में फोकस 100% होगा, 3 ही क्लास तो है, आज 3rd क्लास है हमारी. हाँ, आज 3rd क्लास है हमारी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. तो अगर 100% फोकस के साथ क्लास में होंगे तो 19 में से आपके 15 क्वेश्चन मिनिमम करेक्ट होने चाहिए. ठीक है? तो कप्पा भैया जी और जितने भी स्पैमर्स हैं, देखना आज की क्लास में बच्चे नीचे स्कोर डालेंगे अपना, और आप देखना कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में 100% प्रेजेंट रहकर सारे क्वेश्चंस का आंसर सही करते हैं. ठीक है बच्चों? तो अब इन 19 क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है. क्वेश्चन आएगा, आपको अपना आंसर मार्क करना है. क्वेश्चन आएगा, आंसर मार्क करना है, फिर अपना आंसर चेक करना है. मुझे चेक करना है कि 19 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 क्वेश्चन मिनिमम एकदम करेक्ट है, सिर्फ क्लास में फोकस करके, और सच बोलना है. तो अगर 15 भी सही निकले ना तो अपने आप को एक्सीलेंट देना, और 15 से 10 तक भी जिनके सही हैं वो ये मानकर चलना बेटा कि तुम सही पाथ पे हो, तुम कम से कम क्लास में ध्यान दे रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. मन करे यहाँ पे रुक जाना, एक बार नोट्स रिवाइज करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. आज सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे, कल पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और सारे डाउट्स लेंगे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर ग्लास, पहले हमें पता होना चाहिए कॉपर ग्लास कौन सी ओर को कहते हैं. बेटा अगर मैं आपको बोल दूं कि कॉपर ग्लास, क्योंकि हमने ओर के नाम अभी रिवाइज नहीं किए, मैंने लिखवाए नहीं है, कॉपर ग्लास Cu2S को बोलते हैं, तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या था. सेकेंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी, ओर को प्योर करना. अगर ये एक सल्फाइड ओर है तो इसको प्योर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे. लीचिंग, ये तो एल्यूमिनियम गोल्ड और सिल्वर के लिए था. मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं. हाइड्रोलिक वॉशिंग नहीं. फ्लोटेशन बिल्कुल, क्योंकि दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. लीचिंग इज यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. बिल्कुल, हमने यहां पर गोल्ड और सिल्वर में यूज किया था पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड, इसको साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, इसका हमने यूज किया था. और क्या हुआ, ठीक है, और हमने लीचिंग मेथड में एल्यूमिनियम का भी प्योरिफिकेशन किया था. बेयर्स प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, हॉल्स प्रोसेस हमने डिस्कस किया था. थर्ड वन दैट इज सरपर्क्स मेथड हमने डिस्कस किया था, जहां पर एक केमिकल रिएजेंट को यूज करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, और को प्योर करने के लिए. तो यार Ag, Al, Au तीनों के लिए यूज होता है, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स. कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सेकंड स्टेप की बात हो रही है, बेनिफिकेशन ऑफ और एनरिचमेंट ऑफ ओर की बात हो रही है. कैलामाइन, कैलामाइन का फॉर्मूला ये आया था जब हम फ्लक्स डिस्कस कर रहे थे. जिंक कार्बोनेट इज हीटेड टू गेट मेटल ऑक्साइड. बिल्कुल, इसको जब कॉन्सेंट्रेटेड करवा दिया तो इसको हीट किया जाएगा ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए. एंड द वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज एस्केप्स अवे. बिल्कुल, ये किसका पार्ट था, जब किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते तो हमने यही तो कहा था वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं. तो कैल्सिनेशन में मेटालिक इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं, रोस्टिंग में नॉन मेटालिक. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा इसे. अब इसे कैल्सिनेशन भी बोल सकते थे, रोस्टिंग भी बोल सकते थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते थे. लेकिन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में से भी क्या बोलेंगे, तो कल ही पढ़ा था. कार्बोनेट ओर्स के लिए क्या यूज किया जाता है. क्लियर हो जाना चाहिए एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. द मोस्ट कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल. कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो यूज किया जाता है. बेटा आप चेक कर लेना एलिंगम डायग्राम, कार्बन मैक्सिमम में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट, इन द फ्लोटेशन प्रोसेस, बिल्कुल हमने पढ़ा था. द कलेक्टर सच एज पाइन ऑयल एंड ज़ैंथेट्स, बिल्कुल हमने रटा था. इनहेंस, ये करते क्या है, ये करते क्या है किसके अंदर जाके, जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है. नॉन वेटेबल ऑफ द
मिनरल पार्टिकल्स इन फ्रोथ। ये क्या करते हैं, जो हमारे पास वेटेबल क्वालिटी होती है, किसकी वेटेबल क्वालिटी किसकी बेटा, ओर की और ऑयल की। ओर की ऑयल के साथ होती है, वाटर की इंप्योरिटीज के साथ होती है। तो जो भी हमारे ओर के पार्टिकल्स हैं, वो ओर के पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, ओर के पार्टिकल्स ऑयल के साथ एड्सॉर्ब होंगे। तो नॉन वेटेबिलिटी, ये वेटेबल नहीं होने चाहिए वाटर के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये एनहेंस करते हैं कि मिनरल के जो पार्टिकल्स है, ओर के पार्टिकल्स है, वो वाटर के साथ कैसे रहे, नॉन वेटेबल रहे। क्लियर, क्योंकि ओर के पार्टिकल्स ऑयल के साथ वेटेबल थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड सल्फाइड प्लस 3O2 दैट गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस SO2। क्या हो रहा है भाई, कल ही पढ़ा था हमने। ये हमारे पास एक ओर है, इस ओर का नाम क्या है, गैलेना, लेड सल्फाइड। O2 के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, सल्फाइड ओर है ये। तो क्या कर रहे हैं, SO2 नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं और ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, और अगर ओर सल्फाइड है तो क्या बोलोगे इसे, बिना किसी शक के। करनी पड़ रही है, याद करनी पड़ रही रिएक्शन, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज ऑल्सो एडिड। बिल्कुल जी, आज ही पढ़ा है हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो यहां से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल जाता है। ये CO किसका काम करता है बेटा, फ्लक्स का। वो सब्सटेंस जो नॉन फ्यूजिबल इंप्योरिटीज के साथ उसको फ्यूजिबल बना देता है, स्लैग का फॉर्मेशन करता है। इट एक्ट्स एज, कोई डाउट बेटा, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ये स्लैग की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ डेल्टा G नॉट वर्सेस टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, बिना किसी शक के, एलिंगम डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म्स थी भाई, बताओ जल्दी यार। सबसे पहली फॉर्म पिग आयरन 4%, उसके बाद कास्ट आयरन 3% कार्बन, उसके बाद रॉट आयरन कितना बेटा 0.5%। देख लो बेटा, पिग कास्ट रॉट, करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द पेयर हैविंग ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर, वो पेयर बताओ जिसमें ऑक्साइड भी होता है और कार्बोनेट ओर भी होता है। तो इनके नाम याद होने चाहिए, क्रोमाइट CrO3, पैरोलुसाइट MnO2, दोनों ऑक्साइड है। कैसिटराइट SnO2, ये ऑक्साइड ओर हो गई, ऑक्साइड फॉर्म में मेटल प्रेजेंट है। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, तो कैलामाइन कैसी ओर हुई बेटा, कार्बोनेट ओर। उसके लिए हमें नाम याद होने चाहिए। कैसिटराइट SnO2 ऑक्साइड ओर, क्योंकि यहां पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद गैंगू टू फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल इज कॉल्ड, कोई शक बेटा, उस सब्सटेंस के बारे में पूछा जा रहा है जो गैंगू के साथ रिएक्ट करता है, फ्लक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पढ़ो और आंसर करो। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, साइनाइड प्रोसेस किसे बोलते हैं, जहां पर KCN NaCN का यूज करते हैं बस। तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऐसा केमिकल एजेंट मिलाते हैं जो कि सॉल्युबल कर देता है, और उसके बाद हीट करने पर हम प्योर ओर को कलेक्ट कर लेते हैं। तो वहां पर एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर के लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए हमने इसे यूज किया था। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट AU। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच, कल ही पढ़ा था बेटा, कैल्सिनेशन क्या होता है, जहां पर हीट किया जाता है ओर को इन द एब्सेंस ऑफ O2। इसको याद रखने का तरीका, रोस्टेड, रोस्टेड मैंने तो कभी नहीं खाया, लेकिन आपने सुना जरूर होगा रोस्टेड चिकन, तो आपने कभी अगर बनते हुए देखा हो तो एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो कैल्सिनेशन उसका रिवर्स है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ O2। तो करेक्ट आंसर विल बिकम हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक। भाई कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास दो मेथड थे, कौन कौन से थे भाई, फिजिकल मेथड थे, केमिकल मेथड थे। केमिकल मेथड में एक ही आता है जी, कौन सा, लीचिंग। फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है बेटा, फिजिकल मेथड में हमारे पास आता है हैंड पिकिंग,
मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको लेविगेशन भी बोलते हैं, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन भी मेथड बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन। क्लियर? तो लेविगेशन, बिल्कुल लेविगेशन LA है, ये तो है, फ्रोथ फ्लोटेशन है, लीचिंग है, कैल्सिनेशन, ये तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड का फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओर दैट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, कोई शक? सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट्स के लिए कैल्सिनेशन, ऑक्साइड्स के लिए कैल्सिनेशन, फॉस्फेट्स के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग। सॉरी, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की, तो प्योरिफिकेशन के लिए कौन सा बेटा? सल्फाइड मेनली फ्रोथ फ्लोटेशन डिफाइंड है। इन ब्लास्ट फर्नेस, जो ब्लास्ट फर्नेस हमने पढ़ा था अभी रिवर्बरेटरी फर्नेस के बारे में, पूछा है आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय, आयरन ऑक्साइड किसके साथ रिड्यूस होता है? तो हमने आज सारी रिएक्शन पढ़ी थी। कौन रिड्यूसिंग एजेंट था भाई? इन यहाँ पे 4 हमारे पास जोन थे। नंबर 1 था जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन में क्या हुआ? जोन ऑफ कंबशन में कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस का फॉर्मेशन किया। फिर सेकंड हमारे पास क्या था बेटा? जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब किया किसने? कार्बन ने, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और सी स्टेप में क्या होता है बेटा? जोन ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले जो हमारी हेमेटाइट ओर है Fe2O3, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, मैं सारे एग्जांपल्स नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ इसी के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले ये इसे कन्वर्ट करता है Fe3O4 में। Fe3O4 फर्दर रिएक्ट करता है, CO है ये, फर्दर रिएक्ट करता है इसी CO के साथ और फॉर्मेशन करता है किसका? FeO का। ये FeO फर्दर रिड्यूस जो होता है इसी CO की प्रेजेंस में होता है। क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बिकम CO, क्योंकि लाइमस्टोन किसका काम कर रहा था बेटा? ये CO3 को जब हीट किया जा रहा था ये दे रहा था CO प्लस CO2। ये CO काम कर रहा था बेटा अपना किसका? फ्लक्स का। सिलिका एज अ इंप्योरिटी था अपने आयरन की ओर में, H2S तो होता ही नहीं, कॉम्पिटिशन से बाहर। द सिल्वर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइनाइड प्रोसेस एस, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? हम जो बनाते थे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, वो कौन सा होता था? इसकी रिएक्शन लास्ट में जिंक के साथ कराते थे। जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था जो एक सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता था। करेक्ट आंसर विल बिकम दैट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाल्कोपाइरेट? अभी पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में किसे बोलते? CuFeS2। थॉमस लैगिस किसे बोलते हैं बेटा? जहां पर हमने आपको एसिडिक बेसिक फ्लक्स पढ़ाया था उसमें कुछ जनरल पॉइंट्स लिखवाए थे जिसमें थॉमस लैग के बारे में बताया था, कैल्शियम फॉस्फेट को बोलते हैं। ठीक है, तो आज की कार्यवाही को यहीं समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही इजी सा प्यारा सा चैप्टर था जिसे हमने आपको पढ़ा के और इजी बना दिया है। कल इनके PYQs और संडे के टेस्ट में ये आ रहा है। ठीक है, तो संडे को एस ब्लॉक मेटलर्जी दोनों आ रहा है। कल हम इसके PYQ को आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, डाउट आएगा डिस्कस करेंगे। आज 7 to 8 में आप अपने सारे डाउट्स भेज देना। कल मैं आपके सारे डाउट्स लूंगी, एस ब्लॉक के भी और मेटलर्जी के भी। कुछ डाउट्स तो मुझे याद है मैम, थर्मल स्टेबिलिटी में डाउट है, तो और भी कोई डाउट हो रीडिंग भी कर लेना जिसको करनी हो NCERT, बाकी इतना कर लोगे बहुत है। ठीक है, तो कल की क्लास रिपीटिंग वंस अगेन PYQ होंगे सबसे पहले, उसके बाद आपके 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 डाउट्स होंगे। ठीक है, कल सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने एस ब्लॉक पढ़ लिया होगा, मेटलर्जी चल रहा है और इस बार भी टेस्ट में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। टेस्ट को स्किप मत करना, ये देखना ऑब्जर्व करना कि आपका क्लास में कितना % फोकस है और 19 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट है मुझे जरूर बताना। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।